बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में टेम्परेचर एक बार फिर से राइज़ करते दिखाई दे रहे हैं। चीज़ें जो हैं वो बहुत तेज़ी के साथ हीटअप हो रही हैं। अब ये मामला वक्ती है या कोई सोची समझी बाकायदा तौर पे स्ट्रेटजी है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक दो चीज़ें ऐसी हमारे सामने आई कि जिसके बाद से इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात, बयान दर बयान जो है वो हमारे सामने है। मामला जो था GIT का, मनी लॉन्ड्रिंग और फेक अकाउंट्स केस का, जिसके बाद GIT की रिकमेंडेशन पे जो उसकी रिपोर्ट में लिखा गया था, हुकूमत ने 172 लोगों के नाम ECL पे डाल दिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से बाकायदा तौर पे बरहमी का इजहार किया गया। बड़े सख्त रिमार्क्स आए कि हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कैसे हो सकता है कि दूसरे बड़े सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ECL पे डाल दिया जाए, और तमाम तर चीज़ें। और उसके बाद ये भी कहा गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कि उम्मीद है कि हुकूमत इस फैसले को रिव्यू करेगी। सो आज काबीना का इजलास हुआ, उसके अंदर ये फैसला किया गया कि फ़िलहाल 172 जितने भी नाम ECL पे डाले गए हैं उनमें से किसी का नाम भी ECL से नहीं निकाला जाएगा। बाद में इनफरादी तौर पे फ़र्दन जायज़ा लेके कोई इस ज़िमन में फ़ैसला किया जाएगा। तो फ़िलहाल तो 172 लोगों में से किसी का नाम भी हुकूमत ने ECL से नहीं निकाला। जो बयानात हैं, कहीं पर कोई कहता है कि गवर्नर राज लग जाएगा, विफाक की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तरफ से कुछ लोग ये कहते हैं कि जनाब सिंध में इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, पीपल्स पार्टी की, वहाँ से आवाज़ आती है कि हम आपकी विफाकी हुकूमत गिरा देंगे। तो पाकिस्तान की सियासत में आखिर ये हो क्या रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ एहतसाब के शुरू होने से है या कोई और मामला है? इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट के इजहार बरहमी के बाद जिस अंदाज में आज विफाकी हुकूमत ने या काबीना ने ये नाम बाहर नहीं निकाले, तो क्या इस मामले पे विफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने होंगे? सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो वहाँ से ये बयान तो हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी हुकूमत को भी नहीं बचा सकेंगे, लेकिन वहाँ पर खुर्रमशेर ज़मान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध एक बार फिर से मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, वो मामला है नैब का, कि नैब ने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो 2 रेफरेंसेस थे, उनका जो फ़ैसला आया था, दोनों को ही चैलेंज कर दिया है। उनका मानना यह है कि फ़्लैगशिप रेफरेंस में बरियत नहीं बनती, और अल अज़ीज़िया रेफरेंस का जो फ़ैसला है उसके अंदर सज़ा कम दी गई है, सज़ा बढ़ाई जाए। सिर्फ यही नहीं, नैब की तरफ से आज एक और प्रेस रिलीज़ भी हमारे सामने आया है। बाकायदा उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ है और उसमें यह फ़ैसला किया गया कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर के ख़िलाफ़, जिसमें ऐसे फ़ैसले भी हैं जिसमें पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम भी आ रहे हैं, सोहेल अनवर सियाल साहब का नाम है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई तहकीकात का आगाज़ किया जाएगा। तो क्या एक और साबिक वज़ीर आज़म भी अब नैब के शिकंजे में आने लगे हैं? इस पर भी बात करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गठजोड़ की बातें किया करती थी पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ एक स्टेज पे। जब बलूचिस्तान वाला मामला हुआ, चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी जो हैं वो आए, तो बहुत ज़्यादा कहा गया, नारे लगाए गए बाकायदा कि जी जरदारी, इमरान भाई भाई। आज पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ भी इकट्ठे होते हमें दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर तहरीक चलाने का इंदिया दिया जाता है। आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने भी आसिफ जरदारी साहब के साथ हाथ मिलाने का इंदिया दिया है। कहते हैं पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल्स। तो क्या एक बार फिर से पाकिस्तान की सियासत में यही होने जा रहा है? माजी के हरीफ अब हलीफ बन जाएंगे? इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सदाकत अली अब्बासी साहब, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। राना सनाउल्लाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, MNA हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं हैदराबाद से, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। चांडियो साहब, आई स्टार्ट विद यू। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स पे पीपल्स पार्टी को बड़ी खुशी हुई। 172 नाम जो ECL पे डाले गए, जो रिमार्क्स आए, आप लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल सही कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब। अब रिव्यू करने का भी कहा गया था हुकूमत को। आज काबीना ने फैसला किया है कि फिलहाल, आगे का नहीं पता, वो कह रहे हैं फर्दन जायजा लेकर करेंगे कुछ फैसला, लेकिन फिलहाल 172 में से किसी का नाम भी ECL पे नहीं डाला गया। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस? नहीं निकाला गया। पहली बात तो इसमें खुशी के इज़हार की बात नहीं है,
कि उन्होंने ऐलानिया कोई हमारी मदद की बात नहीं की। चीफ जस्टिस साहब ने इंसाफ के मुताबिक बात की, कानून के मुताबिक बात की, और जो नहीं था वो करने की कोशिश की गई हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने गुस्से का इजहार किया। लेकिन उस गुस्से का जो इजहार किया उसका नतीजा आज आपने बता दिया कि काबीना ने क्या उनके गुस्से का नोटिस लिया। मैं अभी क्योंकि वो चीफ जस्टिस साहब के मामला है, मैं उसको कोई इश्तिहार दिलाना या उस बात में तबसरा नहीं कर रहा हूँ। नंबर 2, माहौल जो खराब हुआ है सर, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन इंसाफ कहते हैं ना बड़ी रिलेटिव टर्म होती है। आपके हक में रिमार्क्स आए तो जाहिर है खुशी का इजहार होता है, खिलाफ आ जाए तो कहा जाता है इंसाफ नहीं मिल रहा। सो उस कॉन्टेक्स्ट में भी बड़ा जरूरी था चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स पे पीपल्स पार्टी ने जो बयान दिया वो हमारे मिसाल ठहरे। मैं आपको बताऊं, अगर अदालत आपके खिलाफ फैसला दे दे तो आपको कुदरती हक मिल जाता है उसे इख्तिलाफ करते, क्योंकि अपील दाखिल करते हैं। अपील का मतलब आप फैसले को दुरुस्त नहीं समझते, तो ये तो कोई गैर कानूनी बात नहीं है। हाँ, अगर फैसला आ गया है और हम लोग ले आए, सुप्रीम कोर्ट पे धावा बोल दें, सामने खड़े होकर अदलिया को गालियां दें ये और जजों की तौहीन करें, मेरे ख्याल में ये तो पीपल्स पार्टी ने कभी किया ही नहीं। भुट्टो साहब का केस देख ले, बीबी साहब। अभी मैं और बात करना चाहता हूं, जब ये हुकूमत आ गई, जैसे आई, कैसे आई, कैसे जीती, अब बच्चा बच्चा जानता है। नहीं जानता तो पीटीआई के वजीर नहीं जानते। आए और आसिफ बिलावल साहब ने खिताब किया, उन्होंने कहा आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने खुदा लगी बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा कि भाई हम आपको टाइम देते हैं, और सच्ची बात है दोनों जमायतें किसी तहरीक चलाने की बात नहीं की उन्होंने, न कोई हल्ला गुल्ला खड़ा किया। लेकिन कुछ लोग हैं सरकारी कैंप में होते हैं, ऐसे लाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, उन्होंने ये फिजा खड़ी कर दी है कि अब आमने सामने सारा मामला हो गया है। सर नहीं, आपको चांडियो साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक टाइम पे आप लोग एपीसी कॉल कर रहे थे मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे, उनके इनविटेशन पे उन्होंने कॉल की थी। फिर जरदारी साहब का आपको वो याद है कि हुकूमत के खिलाफ करारदाद लाने की उन्होंने बात की थी, तो वो तहरीक तो एक उस टाइम पे नजर आ रही थी, लेकिन यकायक पता नहीं क्या हुआ, फिर जरदारी साहब ने मुफाहमत की पटारी खोल दी कौमी असम्बली में पहली तकरीर के अंदर। कोई पटारी बटारी नहीं होता। बहरहाल आप एंकर हैं और बड़े ताकतवर मनसब पे बैठी हैं, आप ये सब क़यादत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन बात सीधी है। हमने मुफाहमत की बात की, हम जमहूरियत की खातिर हर मामले पे चलने को तैयार हैं। तकरीर में था ना। हाँ, नहीं आपने कहा पटारी खोल दिया। बहरहाल आप मजा लेकर बोलते हैं, इनकर साहबान हो या इनकर खातून हो, हम आपसे ऐसी बात नहीं कर सकते। हमने नहीं कहा, हमने पहल नहीं की, कोई हमने इख्तिलाफ नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं की। रहा सवाल एपीसी बुला रहे थे, तो अपोजिशन क्या करती है? अपोजिशन हुकूमत के खिलाफ कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं बोलेगी और उनके नारे बुलंद करेगी कि जी वजीर आज़म, ऐसा तो नहीं होता ना। अपोजिशन अपना काम करेगी, लेकिन हुकूमत का वाला काम हुकूमत को करना चाहिए। वजीरों को और वजीर आज़म को अपोजिशन वाला लहजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपोजिशन तनकीद करती है, बुरा भला बोलती है, या वज़रा गालियां दे रहे हैं या वजीर। मैं आपसे माफी मांगता हूं, एक जुमला सुन लें। ये वजीर आज़म का बयान है, ये जो वफाक का निगरान है उनका बयान है, सिंध से चीखें आ रही हैं, ये कोई अच्छा बयान है? वजीर आज़म इसमें खुशी का इजहार कर रहे हैं, ये चीखें नहीं है। इस चीखों ने हुकूमती जो रवैया होना चाहिए, जैसे हुकूमत चलाई जाती है, वो रवैया आपको इस हुकूमत का नजर नहीं आ रहा। ठीक है सर, पॉइंट वेल टेकन। चांडियो साहब को पटारी वर्ड पे एतराज़ हुआ तो वो वर्ड मैं वापस ले लेती हूँ, लेकिन मुफाहमत वाली तकरीर जो है वो हमें जरदारी साहब की कौमी असम्बली के अंदर नज़र आई। फिर अच्छा था, खादिम रिजवी वाले मामले पे बिलावल साहब ने भी तकरीर की और कहा कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं। सो एक वो मुफाहमत जो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ को एक स्टेज पे
उस वक्त नजर आ रही थी पीटीआई की और पीपल्स पार्टी की, जब चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी वाला मामला चल रहा था, जब बलूचिस्तान आप लोगों ने कहा कि जी हमारी हुकूमत किस तरीके से गिराई गई है वो भी हमें पता है। सो अब आप लोग भी वो हरीफ से हलीफ बन रहे हैं, एक बार फिर से वो जो सियासत है वो अपने रंग दिखा रही है। अब आपके साथ किस किस्म की मुफाहमत होने जा रही है पीपल्स पार्टी की? देखें, मैं आपने जो है वो इंट्रो में बहुत सारी जो है वो इश्यूज़ के ऊपर आपने बात की, तो उसमें मैं पहले तो जो एक बड़ा बर्निंग इशू है, आज कैबिनेट ने फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लाइड डायरेक्शन जो है उसके बिल्कुल बरअक्स जो है वो गए हैं। और ये वो जिसे कहते हैं ना कि कुछ बातें जो हैं वो फिर हवा में हो रही होती हैं, तो ये कल रात इनकी बनी गाला में एक जो है वो मीटिंग हुई है। उस मीटिंग में काफ़ी सारे लोग इनके जो है वो वहाँ पे मौजूद थे। कुछ लोगों को बुलाया गया लाहौर से भी और साउथ से भी। तो वहाँ पे इन्होंने फैसला ये किया कि हम जो है वो बिल्कुल इस बात से पीछे नहीं हटेंगे और हम कोई नाम जो है वो नहीं निकालेंगे, और अगर इस तरह से हमने किया तो फिर तो जो है वो गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल आगे लग जाएगी। तो साथ ही ये भी बात सुनने में आई कि नोटिफिकेशन जो है वो नए चीफ जस्टिस का वो भी तय हुआ कि आज ही जो है वो जारी किया जाए। हालांकि अमूमन ये नोटिफिकेशन जो है ये 3-4 दिन पहले जारी होता है। ये इस तरह से कभी 10-15 दिन जो है ना, ये एक देखें वो होना तो होता है, लेकिन एक ग्रेस होती है जो है हर एक ऑफिस की। तो इन्होंने जो है ये कल ही तय कर लिया था, लेकिन ये ऐसा अहमक टोला जो है ये मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गया है। वो भाई आप कम से कम जो है वो चीफ मिनिस्टर सिंध का नाम निकाल दें, जिसके ऊपर उस दिन बड़ी लेदे हुई है, और जो मरे हुए लोगों के आपने जो है वो बीच में नाम डाले उनके ही निकाल दें। लेकिन जो है वो इन अक्ल जो है वो या समझ इनके करीब से नहीं गुजरी। अब आ जाएं आपके जी, आप जो है वो अपोजिशन मिलने जा रही है, इत्तेहाद करने जा रही है, तहरीक चलाने जा रही है। देखें, जब हम अपोजिशन में बैठे हैं, जो इशू अपोजिशन से मुतल्लिका आएगा वहाँ पे 3 पार्टीज हैं, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, MMA है। लाजमी बात है अगर कोई बात पीपल्स पार्टी ने करनी है वो हमारे साथ बात करते हैं, अगर MMA ने करनी है वो दोनों के साथ बात करते हैं, हमने अगर करनी है तो हम भी उन दोनों के साथ जो है वो बात करते हैं। तो इसलिए एक लेवल पे जब आप बैठे हैं एक दूसरे के साथ अपोजिशन में, और ये अपोजिशन में बैठने का फैसला जो है वो ना हमने किया है, ना जो है वो पीपल्स पार्टी ने किया है, ना MMA ने किया है, वो तो एक फैसला हो गया जिन लोगों ने करवा दिया, उसके मुताबिक जो है वो उसका अल्टीमेट रिजल्ट है कि हम अपोजिशन में हैं। तो इसमें जो है वो ये एक अपोजिशन का रोल है, अपोजिशन का एक जो है वो तरीक़ाकार है कि हमें तमाम अपोजिशन पार्टी जो है वो बैठें और बैठ के चीज़ों के ऊपर जो है वो कंसेंसस पैदा करें। लेकिन एक बात मेरी आप सुन लें और इसको नोट भी फरमा लें, ये जो बात है ना कि जी हम टाइम देना चाहते हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है। जरदारी साहब भी इस हुकूमत को जो है वो कम से कम साल से कम टाइम नहीं देना चाहते थे। आज की मैं बात नहीं कर रहा, जो मैं पिछले इजलास है उससे पिछले इजलास की मेरी जो PMLN की लीडरशिप है उनका भी यही ख्याल था कि बिल्कुल जो है वो इस तरह से अगर किया जाएगा तो फिर अदरवाइज जो है वो मामला सिस्टम कमज़ोर होगा, मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। 3-4 अभी आप टाइम देने को तैयार हैं या नहीं, जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, जैसे आपने रेट कर रहे हैं ये इलेक्शन का? जी, मैं आपको ये बात बता दूं कि इन लोगों ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया है और जिस तरह से सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने पे ये तुले हुए हैं, दरअसल इनकी ट्रेनिंग ये है, इन्होंने 2014 से लेके आज तक अफरा तफरी, इंतशार और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया है। और इसकी सबसे पहली कैजुअल्टी जो है वो इकॉनमी होती है, और पिछले 4 साल में भी इकॉनमी के हालात जो है वो कोई जो बेहतर नहीं रहे, उनके भी ज़िम्मेदार यही हैं। और अब मैं ये आपको बता दूं कि जनवरी में ना पीपल्स पार्टी तहरीक की कॉल दे, ना MMA दे, ना PMLN को देने की ज़रूरत है,
जनवरी में इकॉनमी के हालात जिस किस्म के हो चुके हैं इस वक्त, सरमाया बाहर से आना तो बहुत दूर की बात था, सरमायादार यहाँ से भी दौड़ रहा है। और जो हालात है जनवरी में जब ये नया बजट लेके आ रहे हैं, किसी जमात को तहरीक की कॉल देने की जरूरत ही नहीं है। हमें बुरा मत बनने की जरूरत क्या है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि इनके जो अपने इक़दाम हैं वही काफी हैं और जो इकोनॉमी की सूरत-ए-हाल इन्होंने कर दी है, जनवरी में जो है ये लोग बाहर होंगे और लोगों के हाथ में डंडे होंगे। और जनवरी का मैं ये आपको कह रहा हूँ कि ये 50-50 चांसेस हैं। और मई जून में जब इन्होंने 19-20 का बजट लाना है, 100% ये लिख लें कि उसके बाद जो है इंशाल्लाह ताला जो हालात इन्होंने जो है वो यानी कर रहे हैं, लोग इनको इससे ज़्यादा टाइम पीपल्स पार्टी दे, PMLN दे, लेकिन लोग इनको नहीं। अच्छा चलें, ये और उसके मैं बाद फिर जो होगा ECL वाली बात का जवाब तो मेरे ख्याल से बासी साहब आपसे बाद में लेती हूँ। ये जो नोट कर लें, ये राना साहब ने ये जो और इसकी जिम्मेदारी सारी इनके ऊपर है। बजट भी लेकर आ रहे हैं, कब तक ये ना बात की जाए कि इसकी जिम्मेदारी को हमारे ऊपर है। ठीक है सर, गॉट योर पॉइंट। ठीक, अब्बासी साहब वो कह रहे हैं मिनी बजट भी ला रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात हो गए उसकी वजह से लोग खुद ही आ जाएंगे, हमें या पीपल्स पार्टी को सड़कों पे आने की तहरीक चलाने की जरूरत ही नहीं। मैं चाह रही हूँ पहले अब इसका जवाब दे दें, जो बहुत बड़ी बात उन्होंने की है। ECL वाले पे मैं बात PMLN की इस वक्त हालत चल रही है, उस पर इनकी इस तरह की बातें करना बड़ा नॉर्मल बात है। ये वो लोग हैं जो कहते थे ये इमरान खान, ये इसको ना कोर्ट का शेरवानी का एक बटन भी नसीब नहीं होगा। आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर में बैठा है, हाउस में बैठा है और इनका मुँह चढ़ा रही हैं सारी बातें। इनको कहने की बात यह है कि ये जो कह रहे हैं कि मतलब पहले सिंपल बात है, एक बात तो हमारा थीसिस ठीक साबित हो गया, आज पीपल्स पार्टी और PMLN इकट्ठे हो गए। जो हमने कहा था जब भी एहतसाब होगा तो ये इकट्ठे हो जाएंगे। ये वही फेक केसेस, फेक अकाउंट केसेस हैं जिस पर चौधरी निसार साहब की रिपोर्टें हैं कि जी फलां मॉडल गर्ल्स जरदारी साहब के पैसे लेके जा रही हैं। और ये वही केसेस हैं जब जरदारी साहब कहते थे कि ये नवाज शरीफ करप्ट नहीं है, माशी दरिंदा है। आज जब इनके केसेस मंतकी अंजाम को पहुँचे और जो इनकी आपस के सारे मामला थे वो सामने आ गए, तो ये इनका कहना कि हम लोग निकलेंगे, अल्लाह के फजल से बहुत जुल्म किया इसहाक डार ने। इसहाक डार इस मुल्क के साथ डॉलर क्राइसिस करके भागे और आज अदालतों को मतलूब हैं। काश वो होते तो जवाब देते। हुकूमत है, आप भी अभी तक उनको वापस नहीं ला सके। मैं कह रहा हूँ बट ये मुस्लिम लीग नून की सवाल ये भी आता है, मईशत पे एक बात कर लूं, एक सवाल मेरा ये भी आता है कि उसमें जिस तरीके से चले इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, इनकी लीडरशिप के खिलाफ, आप लोग पहले से प्रेडिक्ट करते थे कि जी हैं आएंगे, लेकिन अगर वो एहतसाब का अमल चलने देते, नाप कर रहा है करने देते, अदालतें करी करने देते, आप लोग जो बयानात देते हैं वो अमल मशकूक हो जाता है। जो मईशत की बात राना साहब ने की, मैंने कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जिसने पीपल्स पार्टी के 25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट से 5 साल 20 अरब, फिर 20 अरब, फिर 23 अरब और फिर 24 अरब, 5 साल में इस मुल्क को डुबोने का सहरा जो है वो जनाबे भगोड़ा साहब जो हमारे हैं, इसहाक डार साहब, उनके जिम्मा है। जो अदालतों को मतलूब हैं, इश्तिहारी मुलजिम जो है उनके जिम्मा है। और उस वजह से इकॉनमी में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया। आज अल्लाह ताला के फजल करम से बिजली भी कुछ सस्ती हो गई है, मिनी बजट तो ला रहे हैं ना, पेट्रोल भी कुछ सस्ता हो गया है। और कौम को पता है कि पिछले 10 साल जितनी लूट मार हुई है वो ग्रुपों के नाम पे हुई है, शख्सियात के नाम पे हुई है, हुकूमत के इख्तियारात इस्तेमाल करके हुई है, तो उसका इफेक्ट है इकॉनमी पे। अब जो ये बात कर रहे हैं कि हम ये इनका जो इकट्ठा होना है वो भी हमारा प्रेडिक्शन था। ये कह रहे हैं कि हम अपने वजन से गिरेंगे, हम अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल स्मूथ जा रहे हैं। हालात और वाक़यात ये हैं कि पीपल्स पार्टी और नून की क़यादत ख़त्म होती जा रही है। पीपल्स पार्टी के हालात JIT के सामने और नून वाले तो ऑलरेडी जेलों में, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौम पिछले 10 साल से देख रही थी कि ये लूट मार की बातें। तो आप कह रहे हैं जो आप प्रेडिक्ट कर रहे थे वो चाहे एहतसाब, करप्शन केसेस हों या फिर इनका इकट्ठा होना, हम बयान क्यों देते हैं? एक जुमला से ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक से वापस आके जुमला अगर ब्रेक से पहले लूं, हम बयान इसलिए देते थे, हमारा 22 साल से नैरेटिव था इनकी दोनों की क़यादत इंतहाई करप्ट है। आज वो चीज साबित हो रही है, तो वो इदारे एहतसाब कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग उसका क्रेडिट ले रहे हैं कौम को बताने का। हम वो पहले थे जिन्होंने कहा था कि इनकी दोनों की क़यादत करप्ट है। आज इनके बनाए हुए पेशेंट गोइयां यानी सही हो रही हैं तो उसका क्रेडिट ले रहे। और मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे से वापस आएंगे तो इस हिसाब से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बड़ा बुनियादी सा आज एक मामला था
कल तक एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वाकई काबीना के अंदर फैसला होगा कि कुछ लोगों के नाम निकाल दिए जाएंगे, अगर सबके 172 के नहीं भी निकलते एटलीस्ट सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का मुराद अली शाह साहब का नाम तो निकाल दिया जाएगा, वो भी नहीं हुआ। तो क्या इस मामले पे वफाक और सुप्रीम कोर्ट, जो ऑलरेडी इस इशू को लेकर काफी बरहम दिखाई देती है सुप्रीम कोर्ट हमारी, चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी हमारे सामने, तो क्या वफाक की हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आमने सामने आएंगे? बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अब्बासी साहब, जो काम रिव्यू करने का कोर्ट ने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने कहा, आज आपने काबीना के इजलास में क्यों नहीं किया? एटलीस्ट चीफ एग्जीक्यूटिव का नाम ही निकाल देते सिंध के। देखिए, काबीना ने यह फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को देखेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्ट ऑर्डर आता है तो वो उसको अमल दरामद करेंगे, और पीटीआई वो पार्टी है जो पूरी तरह मनोवन सुप्रीम कोर्ट को की हिदायत पे अमल करेगी। मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ये दो ट्रेनों पर बैठी होती है। सर, आप कह रहे हैं डायरेक्ट ऑर्डर आता है, लेकिन उस दिन के जो रिमार्क्स थे वो काफी नहीं थे, जब वो चीफ जस्टिस ये कह देते हैं कि उम्मीद है हुकूमत इस फैसले पर नजरसानी करेगी। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें अगर सुप्रीम कोर्ट ये मुनासिब समझती तो ऑर्डर भी दे देती, और अगर ऑर्डर आएगा तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले दो ट्रेनों पे होते हैं। एक ट्रेन होती है हक को सच की, जब फैसला इनके हक में आए तो वो हक को सच का फैसला होता है। आज जैसे रान साहब बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि जी बड़ा अच्छा फैसला था, और ये हमें उन्होंने अहमद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, जो उनको पटारी पे एतराज़ है। मुझे अहमद पे बड़ा एतराज़ है, लेकिन चले पटारी पे एतराज़ उम्र में बड़े हैं और सियासी तजुर्बा ज़्यादा है, तो शायद इनका अहमद कहना एक सिटिंग गवर्नमेंट को ठीक है। दूसरी जो ट्रेन है ना मुस्लिम लीग नून की, वो है साजिश ट्रेन। जब मियाँ साहब को सजा हो तो जजेस भुगत से भरे, मियाँ साहब को सजा हो तो फैसला कहीं से लिखा है, फैसले के पीछे कोई और है, और जब कोई इनको रिलीफ मिले तो ये इनकी कामयाबी है। हम उस तरह के मुनाफकत करने वाले नहीं है। अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है तो मियाँ साहब या वो जो आपके हैं मुराद अली शाह साहब, उनको ईसीएल और इनकी अदालत का फैसला मनोअन तस्लीम होगा। लेकिन इनको याद कराना चाहता हूँ कि वही लोग हैं जो बिलावल साहब कहते थे कि नवाज शरीफ आप छोड़ो, आप पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और उसके बाद जब फैसला आए और ये कहा करते थे गिलानी को कि आप छोड़ो, आप उसी मौक़िफ़ पे कि जेआईटी की रिपोर्ट के बाद हमें खतरा है कि शायद खान अब्बासी ने सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर को भगाया। अच्छा, मियाँ साहब के दो बेटे भाग के चले गए, साहब पे भी आज तहकीकात, मियाँ साहब के दो बेटे भाग, वो भी केस मेरे नॉलेज में, मियाँ साहब के दो बेटे भाग गए, शहबाज साहब का बेटा भाग गया, उनका दामाद भाग गया। ये डर हमारी जिम्मेदारी, देखिए सूबे के वजीर आला हैं, अगर कल को वजीर आजम भी किसी बैरूनी दौरे पर जाते हैं और वो सिंध के वजीर आला को लेके जाना चाहते हैं, मेरा ख्याल है एक्सेप्शन निकाली जा सकती है अगर उनको जाना हो। अभी आप निकाल देते, आज बाकी को चलें छोड़ें। मेरा ख्याल है कि हमारी कैबिनेट ये समझती है अगर उनके लिए कोई वो वन एंड वन बेसिस पे करेंगे, इंडिविजुअल बेसिस पे करेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि ये हम अदालतों के सारे फैसलों को तस्लीम करेंगे, इनकी तरह उनकी तस्दीक नहीं करेंगे। ओके, अच्छा चांडियो साहब, एक चीज जिस तरीके से जेआईटी की रिपोर्ट चलें सामने आ गई, अभी तो वो रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट हुई है, अभी तो ये भी तय करना है कि प्रोसिक्यूशन कौन करेगा, नैब, एफआईए किस इदारे की तरफ जाता है, ट्रायल होगा, जिरा होगी, अभी बहुत कुछ है। बारिश सबूत जैसे उस टाइम पे कहा गया था नवाज शरीफ साहब के केसेस के अंदर कि जी एक्यूज्ड पे है, सो यहाँ पे भी एक्यूज्ड पे है, जिन लोगों पर इल्जाम लगा है उन पे है। सो इसको एक तरीके से जो हम सिंध और विफाक का बड़े दिनों से जेआईटी रिपोर्ट आने के बाद एक रंग दिया जा रहा है, जो कि सिंध वर्सेस विफाक दिखाया जा रहा है, डोंट यू थिंक कि ये बड़ा खतरनाक है, ये इस तरीके से बयानात देना और सूबे को विफाक के साथ एक तसादुम की राह पर लेकर जाना निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए बड़ा खतरनाक हो सकता है? आप दुरुस्त कह रही है, देखना ये इसकी जिम्मेदारी किस पर है। अभी मैं उनका भी जवाब दे सकता हूँ दोस्तों का, जो उन्होंने फरमाया है कि ये फरमान बरदार है सुप्रीम कोर्ट के। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जीआईटी पे बात नहीं करोगे, कल आप इनके इंटरव्यू देख रहे, इनके एडवाइजरों के और स्पेशल असिस्टेंट के, सब जीआईटी पे बात कर रहे थे, तब तो इनको कोई डर नहीं लगता। आज चीफ साहब के जिस फैसले की जो उन्होंने राय दी है, बात की है, ये भी कहना है कि नजरसानी करेंगे, उसके पर्क से कैसे उड़ाए गए और मजाक कैसी उड़ाई जा रही है वो भी आप देख सकते हैं। मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, हम कमजोर पार्टी हैं, इनको कोई इदारा नहीं टोकता,
न सुप्रीम कोर्ट बोलेगी न कोई और इनको टोकेंगे। हमारे दूसरी सियासी पार्टियों के लोग बोलेंगे तो उनके लिए फंदा तैयार हो जाएगा। अभी इनकी अगर जो आप अभी नेब की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, हम ये कहते हैं, हमें हमारा हक है, आप इल्जाम लगाते हैं लगाने दें, लेकिन जैसी कोर्ट में गए जितने भी इन्होंने इल्जाम लगाए वो सबके सब वापस हुए। अभी आप पर इल्जाम लग रहा है, आप जवाब दें। इन्होंने क्या मजाक लगा रखी है आपने सुना? एक सवाल का जवाब मैं पूछता हूं आपसे, आपके जरिए, तहरीक इंसाफ के मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, क्या कहा है वफाक मद्दे मुकाबला, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये वजीर आज़म और हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐसी फिजा पैदा होने ना दे। पर बदकिस्मती से यहां के वजीर आज़म ने जितने इंतशार है, जितनी अफरा तफरी है, जितनी सियासी बेचैनी है, इसके जिम्मेदार वजीर आज़म इमरान खान है। यह बयान जेब देता है इनको। सिंध से चीखें उठ रही हैं, सिंध आपका हिस्सा नहीं है, सिंध पाकिस्तान का इलाका नहीं है, सिंध आपकी हुकूमत में नहीं है, सिंध आपको अजीज नहीं है, सिंध के लोग आपको अच्छे नहीं लगते। इस अंदाज से आप हमारे लिए कहेंगे? आप कहते कि जहां जहां कानून अमल में आ रहा है वो चिल्ला रहे हैं, समझ में तो आता है। सिंध से चीखें आ रही हैं, सिंध से चीखों आने का पूछ ले ज़ियाउल हक की कब्र से, सिंध की चीखें पूछ ले, आबरों से पूछे, सिंध से चीखें आई ना? अभी तो नहीं आ रही है। अभी तो आपने अपने बहरान को छुपाने के लिए अफरा तफरी आपने पैदा की हुई है, जो अपने वादा खिलाफिया कर रहे हैं कौम से, ऐसी इंतशार पैदा करते लोगों की बात तवज्जो नहीं जाए। खान साहब ये लहजा दुरुस्त नहीं है, ये लहजा मुशर्रफ ने भी इस्तेमाल किया, ये लहजा ज़ियाउल हक ने भी इस्तेमाल किया। ये चीजें बड़ी अजीब हो रही हैं। चले विदाउट ब्लेमिंग एनी पार्टी, अवाम जो देख रही है कि यहाँ पे कहा जाता है कि सिंध हुकूमत गिरा देंगे, नहीं चल पाएगी, वहां से कहा जाता है, बिलावल साहब का बयान आता है कि प्रेसिडेंट जरदारी अगर इजाजत दे दें तो हम वफाकी हुकूमत गिरा सकते हैं। आप सुने बीबी, आप सुने बीबी, इनको ये नहीं, इनकी पार्टी को सीटें दिलाई गई है सिंध से। अब इनके जैसे भी आए हैं, सिंध की असेंबली में आपकी नुमाइंदगी है, अपोजिशन की सीट पर आपका जमायत का बैठा हुआ है। अब आपको ऐसे कहना चाहिए, अलहदगी की बात करनी चाहिए, दूरी की बात करनी चाहिए, या आपकी जिम्मेदारी सबको गले लगाए? आप वफाक के वजीर आज़म नहीं है, ठीक, आप पीटीआई के वजीर आज़म है, और किसी जमायत का वजीर आज़म ऐसे नहीं चलता। वजीर आज़म से आपको काफी शिकायतें हैं, और अगर विफाक वर्सेस सिंध का तासुर जा रहा है तो यू ब्लेम द प्राइम मिनिस्टर एंड विफाक फॉर दैट। राना साहब, ठीक सर, मैं एक सवाल राना साहब से जरा, जी ओके, राना साहब से मैं जरा एक आखिरी सवाल कर लूं बिकॉज ही हैज टू लीव अर्ली। राना साहब मुझे बताएं कि आप जिस तरीके से चीज़ें चलें, सिंध वाली और विफाक वाली तो हम देख रहे हैं, कोई कहता है आपकी हुकूमत गिरा देंगे, वहां से कहा जाता है आप इस्तीफा दे दें, नहीं तो आपकी हुकूमत गिरा देंगे। लेकिन एक ये जो तासुर है, जो मैं निज़ाम की बात कर रही हूँ, अभी फिर से आज उस पर बात हो रही थी, ख्वाजा साद रफीक से भी सवाल किया गया, ये तासुर क्यों उभर रहा है? जरदारी साहब या आपकी तरफ से भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सदारती निज़ाम की तरफ तो नहीं लेके जाया जा रहा, 1 यूनिट की जरदारी साहब ने बात की। इस किस्म की कोई चीज़ें हैं क्या, कोई ऐसी आप जिसको कॉन्स्पिरेसी का नाम देते हैं? दोनों पार्टियों से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। देखें, ये कॉन्स्पिरेसी हो रही है और इस बारे में बाज़ जगह पे जो है वो ये चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं, और क्योंकि हमारे पास कोई इस तरह से कोई सबूत तो नहीं है कि हम 2 + 2 4 करके किसी को बता दें कि जी ये फ़लाँ ने बात की है, लेकिन ये बात जो है ये हो रही है। और दूसरा ये है कि ये देखें, वज़ीर आज़म जो है वो एक बड़ा ज़िम्मेदार ओहदा होता है। इन्हें चाहिए था, अगर इनको चीखों का बड़ा शौक़ है और ये चीखें सुनने में बड़ा महसूस होते हैं, तो ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की चीखें आ रही हैं, ये कह देते हैं कि जी जरदारी साहब की चीखें आ रही हैं। सिंध की चीखों का इस तरह से जिक्र करना जो है ये बड़ी ज़्यादती की बात है। और सिंधी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ बड़े मुहिब्बे वतन लोग हैं, लेकिन वो जो है वो अपनी इलाकाई शनाख्त को भी कभी जो है वो खोना पसंद नहीं करते, और उसके ऊपर भी बड़ा उनका जोर होता है। तो ये बात इनकी समझ में तो आनी नहीं है। अब समझने की ज़रूरत उन लोगों को है जो इनको लेके आए हैं। आप देखें कि पंजाब में जो सिंध में हुआ, ये बता रहे हैं मेरे भाई चांडियो साहब, पंजाब में किसी रेहड़ी वाले से पूछ लेना कि जी ये देखें हुकूमत क्या कर रही, तो वो भी बताता है कि जी इनको जो लेके आए कसूर तो उनका है, वो इनको क्यों लेके आए, क्यों इनको जितवाया, क्यों इनको जो है वो हुकूमत इनकी बनाई। तो अब ये उन लोगों के लिए, उन कुव्वतों के लिए ये सोचने की बात है
कि उन्होंने जनवरी से पहले या मई जून से पहले, इससे ज़्यादा वक्त नहीं है अब जो हालात जो है वो बन चुके हैं। और जहां तक ये सुप्रीम कोर्ट का लोगों का जिक्र पीपल्स पार्टी किया करती थी और आप लोगों को उनका लाडला कहा करती थी। देखें जी, सारी दुनिया को पता है, जब आप बात हो रही है, जब आप एक जो है वो सड़क पे फुटपाथ पे जो बंदा छाबड़ी लगा के बैठा है, वो भी कहता है, उसे भी पता है कि इनको कौन लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही जो है वो ख़तरनाक बात है, बड़ी जो है वो डैमेजिंग बात है कि ये लोग जिस तरह से, आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा उस दिन डायरेक्शन दी है, बल्कि ये भी कहा है कि आज जिस दिन उन्होंने समाअत की कि जो पहला इजलास हो अपना कैबिनेट का उसमें रिव्यू किया जाए। ये ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के कि जो पहला इजलास हो कैबिनेट को उसमें रिव्यू किया जाए। तो ये लोग जो हैं, इन्होंने सवाए इनकी समझ में ये बात आनी नहीं है। चले, मैं इनको नहीं कहता, मेरे भाई सदाकत अब्बासी साहब को जो है वो बुरा लग रहा है, लेकिन इन्होंने जो है वो हालात को ना इन्होंने संभालना है। ये इसी बात पे लगे हुए हैं कि हमने छोड़ना नहीं किसी को, उसको भी पकड़ो, उसको भी पकड़ो। और जो नैब है, नैब को के ऊपर पूरा प्रेशर है। अब आप मुझे बताएं कि खाकान अब्बासी, शहाद खाकान अब्बासी की इंक्वायरी शुरू करने के बाद अब किसी को पूरे मुल्क में कुछ शक रह जाएगा कि ये टारगेटिंग जो है वो एहतसाब हो रहा है और ये यकतरफा एहतसाब हो रहा है? अब कुछ शक बाकी रह जाएगा? चलें, एटलीस्ट आप लोग ये तो तस्लीम करते हैं ना, आज साद रफीक साहब ने भी तस्लीम कर लिया कि गलत किया, इस कानून में तरमीम नहीं की, और अदम इस्तेहकाम जो है वो सबसे पहली कैजुअलिटी जो है वो उसकी इकोनॉमी है। ओके, जिसको ड्रैकोनियन लॉ आप कहते आए, मैं यही कह रही हूँ कि चलें इस चीज़ को अब आप तस्लीम करते हैं कि हमें ले आनी चाहिए थी तरमीम, तब्दीली नैब के कवानीन में। साद रफीक साहब ने भी आज इसका जिक्र किया। इस्तेमाल करने की बात है ना, इस तरह से कभी इस्तेमाल हुआ नहीं है। जी जी सर, नैब कभी पॉलिटिसाइज्ड नहीं रहा, कभी सियासी मुखालफीन के खिलाफ आर यू सेइंग के इस्तेमाल नहीं हुआ? जी, इस तरह का इस्तेमाल जो है वो या जनरल मुशर्रफ के ज़माने में हुआ या अब हो रहा है। इतना यानी जो है यानी खौफनाक और यानी इतना यानी जो कहते हैं आपके एक्सपोज्ड यानी जो है वो वायलेंट किस्म का जो है वो इस्तेमाल कभी नहीं हुआ पिछले कम से कम 10-15 साल, 10 साल में तो पहले नहीं हुआ। अब्बासी साहब वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड। ठीक है सर। पहली बात है, ये वो दो लोग हैं जिन दो लोगों ने पिछले 10 साल हुकूमत की और मुल्क के कर्जे 6,000 से 30,000 तक बढ़ाए और मुल्क में करप्शन का वावेला हुआ, चोर उचक्के और डाकुओं की बातें हुई। की किसने? पीपल्स पार्टी के दौर में नून वाले कहते रहे कि ये जरदारी मुल्क के लोग लूट के खा गया और नवाज शरीफ सब खुद कहते रहे। और जब जरदारी साहब की बारी आई, जरा मुझे बोलने देना, काम तमाम हो जाएगा। जरदारी साहब की बारी आई, बोलने आपने यही बोलना है। और तो नवाज शरीफ साहब ने कहा और इस हद तक कहा कि जून तक आप कह रहे हैं इनका काम तमाम हो जाएगा। ये जी जरदारी साहब ने कहा कि इनका पेट फाड़ के करे कि इन्हीं का हो। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये अब जब इन दोनों के केसेस नहीं, नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब के बारे में कहा। अब जब इनके केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचे तो इनको पता चल गया कि बचने का रास्ता कोई नहीं है। ये हर वो गलत हरकत कर रहे हैं। पूछो कि इन्होंने परवेज इलाही के मतलब क्या कहा लगाते हैं। जी राना साहब, वन लाइनर बिफोर वी गो फॉर द ब्रेक। देखें, ये जो अब्बासी साहब का सारा जोर इसी पे है कि जी उन्होंने क्या कहा। इनको ज़रा वो क्लिप सुना दें जिसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू परवेज इलाही, और अब इनसे पूछ लें कि परवेज इलाही अब किधर है। आज एक केस खुले, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। राना साहब, मैं आपको वर्ड देता हूं, कोई केस खुले, भाई सबसे बड़ा डाकू है, आपने उसको स्पीकर बना दिया, उसके दो बेटों को एमएलए बना दिया, एक को वजीर बना दिया। ये तो कोई बात ना हुई। केस खोलेंगे तो केस कैसे खुलेंगे जब आपने खुलने नहीं देने? दूसरी तरफ आपने एक करप्ट बंदे को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है बकौल आपके, लेकिन आपने नहीं कहा। जब आपने कहा कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू को आपने पंजाब का स्पीकर क्यों बनाया, बताएं? उसके बेटे को एमएनए क्यों बनाया? उसके साथ इत्तेहाद क्यों किया? हमें अगर पीपल्स पार्टी आप मुझे ये बताएं तो अपना जवाब हमारे कहने के मुताबिक सबसे बड़े करप्ट शख्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी में चेयरमैन क्यों बनाया? चलो ठीक
ठीक है, पॉलिटिकल आप अपॉइंटमेंट हमारी बात छोड़े ना, आप अपना तो बताएं ना। आप तो बहुत अच्छे हैं ना, आप तो तब्दीली और आप तो बाबर अवान साहब को सोच ही नहीं कैबिनेट से हटाया, आप बताएं। आजम स्वाति साहब को कैबिनेट से हटाया। यार मैं तुमसे पूछ रहा हूं पंजाब के सबसे बड़े डाकू का, वो मुझे बताओ कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू जो है उसको क्यों बनाया? डाकू साबित अदालत ने करना है, उसके साथ इत्तेहाद क्यों किया? अदालत साबित करेगी तो हम, और उन पे हर कोई जो है वो कहता है साबित नहीं हुए, केसेस चल रहे होते हैं जिसके कोई जेआईटी बताएं, कोई रिपोर्ट बताएं। ये तो वही बात हो गई ना जो पीपल्स पार्टी कहती है एलिगेशन। नहीं, आपने कहा इमरान खान, तो मुल्क के वो इदारे, नैब का इदारा, यहाँ पे जिसके खिलाफ फैसला नैब आपने बनाया था ना, नैब पकड़ ले उनको। इंसाफ नहीं हुआ हमारे साथ। चलें, मैं एक ब्रेक ले लूँ यहाँ पे। राना सनाउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो चांडियो साहब की तरफ जाएंगे, तफसीलन उनसे जवाब लेंगे जो अब्बासी साहब ने बात की राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। चांडियो साहब से जवाब लेते हैं। चांडियो साहब, आपने अब्बासी साहब की बात सुनी थी, वो कह रहे हैं कि आज आप उन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं जिनके बारे में आप कहते थे ठाकुर तू तो गए हो। सियासत में हैं, मुखालफत में थे, हमने कोई गिरकर बात नहीं की, मैंने कभी गाली नहीं दी, मैंने कभी किसी के खानदान पे बात नहीं की। मैं अब सवालों को छोड़ दे, तनकीद होती है, कल भी करते थे, मैं आज भी बातों बातों में जहां मुझे इख्तिलाफ नजर आता है नून लीग की बात करता हूं। मैं घबराने की बात नहीं, जो मेरा स्टैंड था मैं आज भी उस पर कायम हूं। लेकिन मैं एक आपको बात बताता हूं, वैसे कम नजर आ रहा है सर इख्तिलाफ। एक हुकूमत हालात से आ गए ना, जब लाठी मारने वाला कोई तमीज नहीं कर रहा, इंतहाई बदतमीजी के साथ वो अपनी ताकत का मुजाहरा करेंगे और अपने मुनाफिकत का मुजाहरा करेंगे तो अपोजिशन क्या करेगी? मैं आपसे एक बात कहता हूं, ये जो गुफ्तगू कर रही हैं तहरीक इंसाफ के दोस्त, वुज़रा, MNAs, सेनेटर, ये अपोजिशन का लहजा होता है या हुकूमत का लहजा होता है? आज तक एक बात नहीं की। सलामत आते ही तो अब सलामती की बात, आते ही गवर्नर हाउस गिरा दूंगा, चलो गवर्नर हाउस गिराएंगे तो फिर हम देखेंगे, भैंसे निकालूंगा, गाड़ियां ले, ये मसला नहीं है। आप वजीर आज़म हाउस में किस कमरे में रहते हो, इससे हमारा वास्ता नहीं है। हमारे बुनियादी मसाइल बताएं, आपने क्या हाल की है, आपने बताया अपने फायदा कौन को क्या किया। आपने 4-5 आदमी उनका अपना मौक़िफ़ है, दे डिड ऑप्टिक्स डू मैटर। मुझे सिर्फ चांडियो साहब ये बता दें, इस हद तक आई एग्री विद यू कि हुकूमत के रवैया या लहजा जो वुज़रा का है वो नहीं होना चाहिए। जी चांडियो साहब, ठीक है, बस ठीक है। अब आप पूछिए, क्या पूछ रहे? मैं कह रहा हूं इनको चाहिए सर, मैं ये अपने निजाम को, अपनी हुकूमत को आगे लेके चले आगे, जमहूरियत के सबरात से लोगों को माला माल करे, अपनी पॉलिसियों पे अमल करे। आते ही एक बहरानी कैफियत पैदा कर दी है। वजीर आज़म भी वजी सिंध आपको नहीं जेब देता ये बात। मैं एक बात और कहता हूं, ये अपने नाकामियों को छुपाने के लिए एक तूफान बदतमीजी खड़ा कर दिया गया है। 5-7 आदमी उतारे गए जो बेइज्जतियां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कयादतों की बेइज्जती कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके कहने से वो पंजाब में एक बैठा आदमी, उसके कहने से या फवाद भाई के कहने से बिलावल साहब की इज्जत बढ़ और कम नहीं जाएगी। दुनिया जानती है कि बिलावल भुट्टो का वजन क्या है, पीपल्स पार्टी क्या है। अब हालात ऐसे कर दिए जाते। मैं ज़ियाउल हक का भी देख लेता हूं, मुशर्रफ को भी मुझे याद है, आवाज नहीं सुनते थे पीपल्स पार्टी की, लेकिन पीपल्स पार्टी जिंदा हकीकत है। लेकिन इस मुल्क का मसला है ना, वैसे देखिए करप्शन की या इंडिविजुअल्स की भी जब बात हो रही हो, तो एहतसाब की बात हो रही हो, जो कि होना चाहिए। हम चीखते हैं रोज प्रोग्रामों में, होना चाहिए। इनकी पार्टी क्यों, किसी और पार्टी क्यों, सबका होना चाहिए, बट हम उसको निजाम के डीरेल होने से क्यों जाके मिलाते हैं? जी फरमाएं सर, टाइम भी मुख्तसर है, प्लीज जी फरमाएं। ऐसा नहीं, आपने मुख्तसर तो नहीं कहा, जो आप जितने हमारे लिए सवाल है, ऐसा कोई भी महज़ब सियासी आदमी नहीं होगा जो एहतसाब से भागेगा। हम एहतसाब से नहीं भाग रहे हैं, गुज़िश्ता हुकूमत में भी नहीं, आज भी नहीं। जो एहतसाब का तरीक़ेकार है उसके मुताबिक तो चले ना। अगर आप फरमाइशी प्रोग्राम करेंगे,
अगर आप बताएंगे कल फला पकड़ा जाएगा, कल फला को जेल होगी और ये केस ऐसे वो छुपे हुए, अगर आप ये फरमाइशी प्रोग्राम करोगे, एहतसाब को एहतसाब नजर आना चाहिए। एहतसाब इंतकाम होगा तो जिनके खिलाफ होगा वो क्यों करते हैं बासी साहब फरमाइशी प्रोग्राम? देखें इन्होंने पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों की बात की, हमें पीपल्स पार्टी की कुर्बानियों का इदराक है। ये मुआवजना करते हैं ज़ियाउल हक का और मुशर्रफ का, हमें उनका भी एहसास है। खुदारा पीपल्स पार्टी ना ज़ियाउल हक के दौर में ख़त्म हुई ना मुशर्रफ के दौर में ख़त्म हुई। पीपल्स पार्टी सिंध के उन मकरान के साहिल से लेके वहाँ तक थी। आपको इसकी करप्शन जो आप मानना नहीं चाह रहे, जरदारी साहब और उनकी गवर्नेंस की वजह से पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध के देहातों में रह गई है। सिंध जितना आपका है उतना हमारा भी है। सिंध को जुल्म अगर किया सिंध के साथ तो करप्ट लोगों ने किया। सिंध के बच्चे अगर उनके पास आज खाना नहीं है और 650 बच्चा अपना चांडियो साहब उसकी अमवात हो जाती हैं, तो आप कहें करप्शन की बात ना करें। आपको हमारी बातें बुरी लगती हैं, ये बातें मुल्की इदारे करते हैं, बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, आप सारी ओमनी ग्रुप, जरदारी ग्रुप इनका मिला के अगर सिंध के वजीर आला उसकी सरपरस्ती करते हैं तो भाई हमारा बोलना फर्ज बनता है। वजीर आजम खाली इस्लामाबाद के नहीं, सिंध के भी वजीर आजम। राना सनाउल्लाह साहब और मौला बख्श चांडियो साहब तीनों का बहुत शुक्रिया। I'll see you tomorrow इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।